नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो मेडिकल से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाते हैं। यानी कि जो वो सिरिंज होती है ना, जब हम भर्ती हो जाते हैं हॉस्पिटल में, वो सिरिंज और फिर वो जो क्या बोलते हैं जिसमें वो ग्लूकोज चढ़ा रहता है वो, और जो पाइप वगैरह रहती है, जो नीडल्स रहती है, ये सारे ये प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से भी 6 से 7% डाउन है। इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी तगड़ा है। मतलब जब मैं इनका नेट प्रॉफिट रीड कर रहा था और जब इनके रिजर्व वगैरह देख रहा था ना, काफ़ी खुशी हो रही थी कि मेरे नज़र में कोई ऐसा स्टॉक आया। बहुत लोग क्या है ना कि कोचिन शिपयार्ड जैसा स्टॉक 10-20% गिरने के बाद बाय कर लेते, पर उससे बेटर स्टॉक यानी कि जो कंटिन्यू ग्रोथ, उनका मतलब कंटिन्यू ग्रोथ चलता रहता है, अच्छा नेट प्रॉफिट रहता है, रिजर्व भी अच्छे और ग्रोइंग सेक्टर है। क्योंकि नीडल्स और वो पाइप जो भी इनके प्रोडक्ट है मैं आपको दिखाऊंगा, ये कभी रुकने वाले नहीं, ये कंटिन्यू चलने वाले। मतलब हॉस्पिटल जब तक रहेगा, जब तक लोग रहेंगे, जब तक हॉस्पिटल रहेगा, और तब तक वो सारे प्रोडक्ट सेल होते रहेंगे। और ये बाहर के कंट्री में भी सेल करते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये कि कोचिन शिपयार्ड जैसा जब स्टॉक 20%, 30%, 40% गिर जाता है तो लोग खरीद लेते हैं। पर ऐसा स्टॉक अगर 5-6% गिर जाए ना तो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि ये खराब स्टॉक है, पर उनको ये नहीं पता इनका नेट प्रॉफिट कितना अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है और ये कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ। देख सकते हो कंपनी का नाम है पॉली मेडिक्योर। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 8-10% गिर चुका है। ऐसे स्टॉक को कोई नहीं पूछेगा जो भाई पीछे के रास्ते से कंटिन्यू अच्छा ग्रोथ दे रहे, क्योंकि इनका न्यूज़ में नाम नहीं है, आर्टिकल्स में नाम नहीं है, टेलीग्राम पे इनका नाम नहीं चल रहा है, और जी न्यूज़ और जो आते हैं CNBC, इस पे इस स्टॉक का नाम नहीं चल रहा है। इसके लिए लोगों का ध्यान नहीं है। और ये एक झटके में लोगों का पैसा डबल नहीं कर रहे। लोगों को मतलब लालच हो गया ना कि मेरा एक झटके में पैसा डबल हो जाए, तो इसके वजह से इस स्टॉक पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। पर ये स्टॉक धीरे धीरे करके एक साल में 64-65% का रिटर्न दे देता है। ठीक है, मैं 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। मतलब ये कंपनी बहुत मतलब सही समय पे ये मेरे नज़र में आया, तो मैं सोचा फटाफट आपको भी बता दूं। तो देखो, इसकी पहले मैं आर्थिक स्थिति और क्या इनका प्रोडक्ट है वो आपको दिखाता हूँ, तो आप खुद ही समझ जाओगे। क्योंकि आप खुद ही मार्केट में जब घूमते हो, मेडिकल और हॉस्पिटल के जब चक्कर आपने लगाए रहेंगे, तो आपने उसको फील किया रहेगा, मतलब जो प्रोडक्ट वगैरह रहेगा तो उसको देखा रहेगा, तो आप समझ जाओगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट कंपनी बन जाता है। ठीक है, ये देखो पॉली मेडिकेयर मैंने सर्च किया, यहाँ पे मैं इनका PDF ओपन कर देता हूँ, ये दिखाता हूँ, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ, फिर प्राइस पे लेके चलता हूँ। आराम से वीडियो देखो, कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी छुट्टी का टाइम चालू है, ज़्यादा टेंशन मत लो, मस्त स्टॉक एकदम अपने को मिल गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इनका मैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। देखो, ये देखो इनके प्रोडक्ट क्या क्या है। वेसिकुलर एक्सेस, ये IV कैनॉल, ये सब सिरिंज है लगता है। बाद में बहुत सारे ये सिरिंज के बारे में मुझे नहीं पता और बहुत सारे सिरिंज के बारे में पता भी है। आर्टिफिशियल कैथियर, ये सारे सिरिंज है, बहुत अलग अलग टाइप के रहते हैं, अलग अलग सिचुएशन में लगते हैं। किसी को अलग बीमारी रहती तो अलग सिरिंज लगता है, किसी को अलग कुछ हड्डी की बीमारी रहती, मतलब हड्डी पेन करता है तो उसमें अलग सिरिंज लगता है। ठीक है, सेंट्रल वेनस, ये सारे देखो, ये सारे सिरिंज प्रोडक्ट जो देख रहे हो ना भाई, मैनीफोल्ड्स, ये एटिकल ब्लड कलेक्शन सिरिंज, ये ब्लड कलेक्शन वाला सिरिंज है जो ब्लड लेते हैं ब्लड टेस्ट के टाइम। और इसकी यूज़, इसकी डिमांड भाई बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद हॉस्पिटल में लगे लाइन, मेडिकल में लगे लाइन, लैब्स में जो टेस्टिंग करते ब्लड, उसमें सिरिंज वगैरह यूज़ करते, उसमें लगे लाइन से समझ सकते हो कि इनकी डिमांड कितनी है। बाद में देखो लिखा भी है सेफ्टी विंग इन्फ्यूज़न सेट, ये जो सेट आता है ना जो हमारे हाथों में घुसता है। तो देखो ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। बाद में डायग्नोस्टिक कैथियर, ये जो पाइप वगैरह डायग्नोस्टिक में यूज़ होता है, ये सारे इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है तो थोड़ा वो कर लेना। बाद में देखो यहाँ पे लिखा हाई प्रेशर वैक्यूम बॉटल, तो ये सारे जो बॉटल्स रहते हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं, काफ़ी महंगे भी आते हैं। कभी कभी डॉक्टर भी बोलता है जाके सिरिंज लेके आओ, बॉटल्स लेके आओ, ये पाइप्स लेके आओ, तो आपने कभी ना कभी लेके आए रहोगे। बाद में देखो ये फोली बैलून केटल्स, ये सारे चीज़ जो यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में, ये इनका पोर्टफोलियो। बाद में देख रहे हो फीडिंग बैग, देख सकते हो, ये शायद इसमें लिक्विड डालते रहेंगे और ये फीड करते रहेंगे, मतलब लिक्विड जो हमारे बॉडी में, ये सारी चीज़ें। तो देख लो भाई ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब बता दो इनका पोर्टफोलियो देख के कि क्या इनका बिज़नेस ख़राब है। आपके बोलने से नहीं होगा इनका बिज़नेस ख़राब है, इनका बिज़नेस खुद ही इनका नेट प्रॉफिट बता देगा कि इनका बिज़नेस ख़राब है कि अच्छा है।
तो ये इनके पोर्टफोलियो, अगर आपको एक PDF चाहिए तो मैं भेज भी दूंगा। ये डेवलपमेंट भी करते, खुद का भी प्रोडक्ट बनाते, बाद में यहाँ पे देखो प्रोडक्शन भी करते हैं और ये एक्सपोर्ट भी करते, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझको। बाद में देखो 125 कंट्री में फैले हुए, 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉय इनके पास पड़े, 325 पेटेंट इनके पास पड़े, ठीक है। 325 पेटेंट यानी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो ये अपना खुद का थप्पा लगा के रखे कि ये हमारा ब्रांड है, ठीक है। बाकी 40 से भी ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है, यानी कि और भी प्रोडक्ट इन्होंने रिसर्च किया है, उसको पेटेंट कराने के लिए दिया है, यानी कि अपने नाम पे कराने के लिए दिया है। बाद में कैपेसिटी लिखा है 1.5 बिलियन डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर ईयर। 400 से ज़्यादा इनके पास सेल्स एसोसिएट्स है जो सेल्स करते, सेल्स पे ध्यान देते इनके। बाद में 200 से भी ज़्यादा मेडिकल डिवाइस है, ठीक है। मेडिकल डिवाइस मैंने आपको समझा दिया, सिरिंज वगैरह ये जो लगती है, पाइप्स वगैरह। बाद में 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अक्रॉस द 4 कंट्री, 4 कंट्री में इनके 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 12 स्पेशलिटीज़ में, ये मतलब 12 ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें ये स्पेशलिस्ट है। भाई मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो भाई, बहुत मस्त है। अगर आपको ये चाहिए ना, क्या बोलते कि ये इसका PDF तो मैं भेज दूंगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि रोबोस्ट मैन्युफैक्चरिंग फूड प्लांट, 12 स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स फॉर एक इंडिया में है, दूसरा इटली में है और तीसरा इजिप्ट में है। इंडिया में बहुत जगह है, मतलब फरीदाबाद, जयपुर, बाद में चाइना में भी है। तो भाई तगड़ा है, सही है, मस्त है। और क्या चाहिए, ये PDF चाहिए ना तो मैं भेज दूंगा, बहुत कुछ है, रीड कर देना, ठीक है आप। बाद में यहाँ पे आते हैं अब कंपनी की दुख दर्द तकलीफ़ पे, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति पे कैसी है। देखो प्राइस पे भी आऊँगा, गिरा हुआ है 5%, इसके वजह से मैं बहुत खुश हूँ इस स्टॉक को लेके। मार्केट कैप 23,000 करोड़ है, ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है और इसके लिए काफ़ी दरवाजे खुली हुई है, क्योंकि स्मॉल कैप से कंपनी मिड कैप बनती है, मिड कैप से लार्ज कैप बनती है, इस बात को ध्यान रखना। ROC 23 का है, काफ़ी तगड़ा ROC है, मस्त है एकदम टकाटक है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं भाई, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं। नीचे आते डेप्ट है इनके पास 174 करोड़, पर इसके अगेंस्ट इनके पास रिजर्व भी पड़े हैं, कैश भी पड़ा है, उस वो नीचे मैं डिस्कस करूँगा। बाद में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो न, फिर ऑल टाइम हाई प्राइस 2687 है, अभी चल रहा है 2342। तो इसको कोई नहीं पूछेगा भाई, क्योंकि ये न्यूज़ में नहीं चल रहा है, इसको बस बड़े लोग धीरे से चुपके से उठा रहे, इसको न्यूज़ में नहीं चला रहे, ठीक है। नीचे आते हैं तो मैं आपको सीधा ईयरली नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ, क्वार्टरली नहीं लेके चलूँगा, क्वार्टरली काफ़ी अप एंड डाउन रहता है तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखो 2013 में इनका नेट प्रॉफिट था 24 करोड़, जो कि अब हो गया 270 करोड़। मैं ज़्यादा दूर भी नहीं, 2020 की भी बात करूँ तो 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 96 करोड़, जो कि अब हो चुका है 270 करोड़। अपना कैलसी उठाना और 3-4 सालों में इनका नेट प्रॉफिट कितनी तेज़ी से ग्रो हो गए वो थोड़ा हिसाब लगा देना। 2020 में कंपनी का सेल्स था 687 करोड़, जो कि अब हो गया है 1440 करोड़ पहुंच गया है। और पिछले ईयर से भी कंपेयर करूं तो 1115 करोड़ का था 2023-24 में सेल्स, 1440 करोड़ का सेल्स बढ़ गया। सेल्स बढ़ेगी, ये सेल्स कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट वैसा है और कौन से सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी पता है ना, हॉस्पिटल, तो सेल्स नहीं रुकने वाली है। 2013 में बेचारे 260 करोड़ के सेल्स पे बैठे थे, आज 1500 करोड़ के आसपास के सेल्स पे बैठे, अच्छी बात है। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो लास्ट 3 ईयर का 24% से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 32% के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिया है। भाई और क्या चाहिए यार, 3 ईयर में स्टॉक ने 21% का सेल्स ग्रोथ दिया है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, हाँ मतलब एवरेज समझो। और बाद में यहाँ पे आते तो देखो रिजर्व यार कितना अच्छा बढ़ते जा रहा है, मतलब ऐसी कंपनी ना ऐसा लगता है बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ। यहाँ पे बोरोइंग्स देखो 174 करोड़ का है, पर इसके अगेंस्ट इनके पास 1422 करोड़ का कैश पड़ा है, मतलब कंपनी डेप्ट फ्री है, कर्जा मुक्त है, बस कंपनी को बिजनेस करना है, कंपनी को फक्त केवल बिजनेस करना है, बस उनको सेल्स करना है, अपने बिजनेस पे फोकस करना है, ना कि उनको कर्जे पे फोकस करना है। मार्केट कैप 23,000 करोड़, कर्जा नहीं है,
ग्रोइंग प्रोडक्ट है इनके पास, ग्रोइंग सेक्टर के प्रोडक्ट है। और भाई मतलब मल्टीबैगर किसको बोलते हैं? ऐसे ही स्टॉक को बोलते हैं। मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखना, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक रहते हैं ना जो म्यूचुअल फंड चोरी चुपके से उठाते हैं और न्यूज़ में नहीं चलाते, और पीछे के रास्ते से ये भाग जाते ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा देखो, फोकस करो, समझो, ज़मीनी हकीकत से समझो, थोड़ा मतलब जुड़ाव रखो कंपनी से, मतलब जुड़ाव करो खुद से कंपनी को। तो भाई रिजर्व देखो 101 करोड़ से इनका आज रिजर्व पहुँच गए 1422 करोड़ के आसपास, अच्छी बात है। यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टमेंट करके रखा है 167 करोड़ का, अच्छी बात है। यहाँ पे अदर असिस्ट पे आते तो इनके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है 147 करोड़ का, अच्छी बात है। यानी कि 1500 करोड़ के ऊपर का कैश पड़ा है, अच्छी बात है। यहाँ पे नीचे आते हैं तो देख सकते हो कि रिसेंटली एफआईज डीआईज ने कितनी अच्छी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, एकदम चुपके से, प्यार से, न्यूज़ में बिल्कुल नहीं चला रहेगा ये। प्रमोटर्स 62% प्रमोटर्स के पास कितना 62% की होल्डिंग है, और पिछले क्वार्टर में प्रमोटर 66% की होल्डिंग थी। ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा ध्यान से सुनना। पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स के बाद 66% की होल्डिंग थी, और प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग बेच दिया, पर बेचा किसको? पब्लिक को बिल्कुल नहीं बेचा। मतलब पब्लिक ने माल उठाया नहीं, पब्लिक सोच रहे बिक जाएगा, और पब्लिक से देखो माल खरीदा है कितना दबा के। अरे बाप रे, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ, ये देखो पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग थी, ठीक है, और पब्लिक से होल्डिंग खरीदा प्रमोटर्स ने। तो यार समझ रहे हो, मतलब मालिक को भरोसा है हमारा कंपनी आसमान छुएगा, इसके वजह से पब्लिक से माल दबोच लिया, इधर दे भाई तू मत रख। और आज पब्लिक के पास 13% की होल्डिंग हो गई 27% से, ऑलमोस्ट भाई आधा। और एफआईज ने देखो कितने झटके में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईज डीआईज ने, देखो भाई स्क्रीन पर देखो, एफआईज देखो 9% से होल्डिंग 10% से एफआईज की होल्डिंग 11.10% हो गई। एफआईज की होल्डिंग 10% से 11% के आसपास हो गई, और डीआईज की होल्डिंग 9.5% से 12.5% हो गई। मतलब बड़े लोग ने छोटे लोग से, जो जिनको कम दिमाग रहता है मार्केट का, बुरा नहीं मानना, मुझे भी बहुत कम दिमाग है, मैं भी एक रिटेलर हूँ, मेरा नज़रिया कुछ बड़ा नज़रिया, मतलब जो बड़े लोग सोचते हैं ना उससे थोड़ा मैं कम ही सोचता हूँ। हम कम ही सोचते हैं क्योंकि हमारा नज़रिया थोड़ा छोटा ही रहता है, पर मैं अभी थोड़ा बड़ा सोचने लगा हूँ। तो देखो, जो छोटा सोचते हैं रिटेलर, उनसे माल खींच के प्रमोटर्स, डीआईज और एफआईज ने दबा के बैठ गए। तो स्टडी करो इसके ऊपर, आप अपने वॉच लिस्ट में इसको रखो, इसको नहीं भूलो भाई। मैं तो अभी देख रहा हूँ ये प्रमोटर्स, और देख सकते हो, मुझको लगता है ना कि किस क्वार्टर में ये माल उठाया इन लोग ने, एक सेकंड में देख लो, स्टॉक गिराए रहेंगे उस समय, पता है बड़े लोग ने। यहाँ पे देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ देखो मार्च से जून के बीच में प्रमोटर्स ने पब्लिक से होल्डिंग गिरा दिए, मतलब ले लिए। और मार्च किधर गया देखो, मार्च ये देखो, हाँ ये देखो दिमाग देखो इनका, हाँ दिमाग देखो, ये देखो मार्च किधर है, कौन सा मार्च है ये, मार्च 24 है ना, ठीक है, किधर गया मार्च, हाँ मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये देखो बड़े लोग कैसा गेम करते हैं, इस वीडियो में सीखो, ध्यान से देखो, पूरा वीडियो देखो। ये देखो क्या किया, मार्च में स्टॉक गिरा दिया, ये देखो 1500 को स्टॉक 1200-1400 कर दिया, देख रहे हो ना कितने परसेंट की गिरावट है। देखो ये रुको, मैं ऐसे चार्ट में ओपन करता हूँ तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कहाँ गया, मार्च आ जा भाई, मार्च, फरवरी, मार्च, ये है मार्च। ये देखो स्टॉक को गिरा के जानबूझ के माल बड़े लोग ने उठाया, देखो कैसे उठाते, देखो ये तो मैं अभी देखा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बोला ना अगर इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है ना तो स्टॉक का प्राइस गिरा रहेगा, और वही हुआ है। ये देखो स्टॉक का प्राइस 20% गिरा है, लोगों को डराया, पब्लिक को, लोगों ने नेट प्रॉफिट नहीं देखा रहेगा, 20% गिरा। और ये देखो ये जो ग्रीन देख रही है ना, ये ग्रीन, ये पूरा ग्रीन, ये बड़े लोग की ही एंट्री है भाई, ये बड़े लोगों की एंट्री है। और ये एंट्री कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। देखो 53% से इनकी होल्डिंग 66% हो गई। एफआईज की होल्डिंग देखो, तो थोड़ा समझो भाई, समझो, ठीक है। जब ऐसे पब्लिक को पागल बनाते हैं ना तो थोड़ा यार ऐसा भी लगता है कि यार पब्लिक को कितना मूर्ख बना दिया, किधर भाग गया स्टॉक भाई। तो देख लो कैसा गेम बजा दिया है बड़े लोग ने। तो समझो, सोचो, सारी बातें ठीक है। अगर मैं एक सपोर्ट बताऊं तो सपोर्ट क्या ऑलरेडी गिर चुका है, ये एक सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपने हाई से कुछ
देख लो 2690 का कुछ आया था, 2341 पे चल रहा है, ठीक है। एक ये सपोर्ट और एक ये सपोर्ट, और पर मुझे नहीं लगता है कि ये 2200 के लेवल पे आएगा। तो जो करंट लेवल चल रहा है मेरे ख्याल से वो भी ठीक ही ठाक लग रहा है। बाकी आपका डिसीजन बनता है, जो भी बाय सेल का कॉल रहता है वो मेरा डिसीजन नहीं है। बाकी मस्त है, ठीक है, अच्छा है। रुको एक बार सपोर्ट वापस देख लूँ मैं। तो इसका सपोर्ट था 2282 का, मैंने बनाया था, स्क्रीन पर दिखता रहेगा। 2282 का मैंने सपोर्ट बनाया था और 2341 चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मौका देगा 2282 आने का, पर 2282 आ जाए तो काफ़ी अच्छा मौका लगता है। 2282, 2200, 2250, 2250, 2282 इस लेवल पे आ जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर 2282 भी नहीं आए तो 2300 का लेवल्स भी काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। ये मेरा पर्सनल है, मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ। तो 2300 का लेवल्स भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी लॉन्ग टर्म का व्यू है, काफ़ी दूर का व्यू है, तो जो करंट भाव है वो भी सही रहता है, ठीक है। नहीं तो आप 2341 पे लो या 2300 पे लो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। 40-20 रुपये का मार्जिन आपका बैठेगा, कम होएगा। 2341 चल रहा है और वैसे 2300 पे लोगे, 40 रुपये का मार्जिन बैठेगा। क्वांटिटी भी अपन कम खरीदते तो ज़्यादा अपने को लॉस भी नहीं है, ठीक है। ये एक मेरा पर्सनल डिसीजन है, बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। तो 2300 का लेवल्स काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मार्केट में थोड़ी गिरावट होती है 2300 पे आ जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। इस वीडियो में भाई कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। काफ़ी तगड़ा मस्त एकदम, मतलब एक नंबर, बहुत अच्छा स्टॉक लगा। प्रमोटर्स का तो मैंने अभी देखा और मैंने आपको दिखाया ना कि प्रमोटर्स ने अगर होल्डिंग बढ़ाई है तो स्टॉक का प्राइस गिराए रहेंगे। स्टॉक का प्राइस गिरा, लोग पैनिक में सेल किए और सीधा प्रमोटर्स ने माल उठा लिया सस्ते में। तो ऐसे ही होता है भाई, रिटेलर्स को ऐसे ही पागल बनाया जाता है। और जब तक मैं आपको ये, और मैं हूँ ना बताने के लिए, टेंशन मत लो, मैं हूँ बताने के लिए कि आप पागल बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, आपको एक्टिवेट और अलर्ट करने के लिए। जैसे इसमें अलर्ट हो गए ना, वैसे ही हर स्टॉक को भी इसी नज़रिए से देखा करो। उसका नेट प्रॉफिट देखो, ग्रो हो रहा है, अच्छे से ग्रो हो रहा है नेट प्रॉफिट, ग्रोइंग बिजनेस, ग्रोइंग सेक्टर है, रिजर्व अच्छे खासे पड़े। तो अगर स्टॉक का प्राइस गिरता है तो समझ जाओ कुछ लफड़ा है, मतलब बड़े लोग कुछ गेम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। बाकी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। बाकी मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मेरे टच में आ सकते हो। रितेश रंजना वर्मा करके स्क्रीन पर आपको नाम दिखता रहेगा, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फॉलो नहीं करोगे तो भी चलेगा, मुझे फॉलो की लालच नहीं है। ऐसा नहीं कि आप फॉलो करोगे तो ही मैं डीएम एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डीएम नॉर्मली कर दोगे तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना।